Introducing the PSC Way, your direct channel for government authorities and power information. स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PSCB में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बोली साहित्य के बारे में, बोली साहित्य और जो भाषा है हमारी उसके बारे में। इसमें हम परीक्षाधाम जो पुस्तक आती है MP की जनजातियों से जुड़ी हुई, हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश का मैप है उसके थ्रू देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश में प्रमुख क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों, जब भाषा का विकास होता है तो संकेतों के रूप में भाषा आई, उसका प्रचलन होने लगा। उसके बाद में जो स्थानीय क्षेत्रों पर बोली के रूप में वो जाने जाने लगी। जब बोली विकसित हो जाती है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो उसको भाषा के रूप में जाना जाने लगता है। भाषा के लिए साहित्य रचना होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भाषा बोली जाती है। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। उसके बाद में रीवा सतना वाला जो क्षेत्र है उसमें बघेली बोली जाती है। महाकौशल का जो क्षेत्र जबलपुर मंडला, डिंडोरी से मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट वगैरह से लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाती है। बैतूल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कोरकू भाषा, कोई कोरकू जनजाति है, निवास करती है। साथ में निमाड़ी क्षेत्र जो अपनी सीमा गुजरात एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाता है, वहाँ पर निमाड़ी भाषा बोली जाती है। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है जो राजस्थान से लगता है वहाँ पे मालवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब एक एक करके हम एक एक बोली को लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम मालवी बोली। यह सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि क्षेत्रों में होती है। इसका विकास राजस्थानी जो हिंदी है उसका जो शोरसेनी उपवंश है उसके से हुआ है। इसके जो देखो, जब हम हिंदी का विकास पढ़ते हैं ना तो मगधी, अर्ध मगधी, पश्चिमी हिंदी के अंदर राजस्थानी आती है। इसके अंदर उपवंश आते हैं, शोरसेनी उपवंश। तो उसके तहत इन भाषाओं का विकास होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना विकसित रूप में तो हम उनको जानेंगे। उसके बाद इसके प्रमुख हम साहित्यकार देखें तो श्रीनिवास जोशी जी हैं, चंद्रशेखर दुबे जी हैं, ललिता रावल जी हैं, डॉक्टर पूरन सहगल हैं, बालकवि बैरागी जी है, नंदराम दास, इनका नाम पूछा जाता है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। किस क्षेत्र से आते हैं? तो नीमच वाले क्षेत्र से आते हैं। इनकी क्या उच्च उपबोलियां भी है, जैसे उमटवाड़ी, खानदेशी, भीली, रतलामी। रतलाम वाले क्षेत्र में यह देखी जाती है। भीली जनजाति निवास करती है। उमटवाड़ी जो हमारा संकर्ण क्षेत्र है, गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र, तो वहाँ पे बोली जाती है। साथ में खानदेशी, तो ये भी यहाँ पे बोली जाती है। अब प्रमुख हम ये देखते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मालवी के जो शब्दकोश बनाया था कि मालवी बोली को ऐसे ऐसा बोला जाएगा कि छोटे भाई को भैयू बोला जाएगा, बड़े भाई को भैया बोला जाएगा। इस प्रकार से जो ये शब्दकोश बनाया था तो किसके द्वारा बनाया गया? प्रहलाद जोशी जी द्वारा बनाया गया। ऐसे देवनागरी लिपि में ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे लिखी जाती है बाएं से दाएं, तो उसमें उसको देवनागरी लिपि होता है जिसका विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है, जिसमें ये लिखी जाती है। अब हम देखते हैं बघेली क्षेत्र, देख लेते हैं। रीवा सतना, शहडोल उमरिया वाला क्षेत्र है। अर्धमगधी एक होता मगध वाला क्षेत्र, जो बिहार वाला आधुनिक बिहार है वो वाला क्षेत्र था। उसके बाद में जो अवध से जुड़ा हुआ क्षेत्र था तो अर्धमगधी क्षेत्र आ गया। जैसे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वो आ जाता है, उसके अंतर्गत आ जाता है। इसका उससे विकास हुआ है। साथ में इसके जो प्रमुख साहित्यकार है, श्रीनिवास शुक्ल जी हैं, विश्वनाथ सिंह जी हैं। और उसके बाद में इनकी जो उपबोली है, जैसे गौरा उमरिया का जो क्षेत्र है, गौरा जो रीवा रियासत हुआ करती थी तो उसमें जो गौरा क्षेत्र था, त्रिहरी क्षेत्र, तो उसमें भी भाषा बोली जाती है। बोली तो ये बोली उसी हिसाब से उसकी बोलियों में है। जो श्रीनिवास शुक्ल जी हैं जिनके क्या हो गए, वो शब्दकोश जो बनाया था उनके द्वारा। साथ में इनका किसने बनाया था? तो हमारे प्रहलाद जोशी जी थे, प्रहलाद चंद्र जोशी जी, उनके द्वारा बनाया गया था। कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट रहते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। साथ में जॉर्ज गियर्सन के द्वारा क्या है, बुंदेली भाषा को नामकरण किया गया था। इसके साथ में उन्होंने, जो आयरलैंड के निवासी थे, साथ में उन्होंने बंगाली, निमाड़ी और बुंदेली भाषा को भी बढ़ावा दिया था। तो इसके बाद 4 भाषाएं, लेकिन नामकरण किसका किया था? बुंदेली भाषा का नामकरण किया था। अब हम देखते हैं बुंदेली भाषा। तो ये दतिया, अशोकनगर, सागर और छतरपुर, दमोह, पन्ना आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी का जो शोरसेनी उपवंश है उससे इसका विकास हुआ है। इसके प्रमुख जो हमारे मध्य प्रदेश के लोक कवि भी हैं तो जागनिक, ईश्वरी, गंगाधर व्यास, महेश कटारे जी हैं। और इनकी जो उपबोलियां हैं, खटोरा, लोंधाती, एक बार मैप में भी हम आगे जाके इनको देखेंगे, खडोला, लोंधाती आदि आती हैं। इनके जो संकलन करता है महेश कटारे जी हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार अगर किसी बोली का, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, तो कौन सी बोली है? वो बुंदेली भाषा है, बुंदेली बोली है। उसके बाद में जॉर्ज गियर्सन द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब हम देखते हैं निमाड़ी क्षेत्र कौन सा हो गया? खंडवा, खरवाड़,
धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर के कुछ क्षेत्रों में भी ये निमाड़ी भाषा बोली जा रही है। विकास पश्चिमी हिंदी के शोरसनी उपवंश से हो रहा है। श्री राम परिहार जी, महादेव प्रसाद जी और महाप्रसाद चतुर्वेदी जी, संत सिंगा जी, प्रभाकर चौबे जी इसके प्रमुख साहित्यकार हमें देखने को मिलते हैं। इनकी भी कुछ उपबोलियाँ जैसे भीली, बेजारी, बरेला, गुरबी व बटगुडी इनकी उपबोलियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो क्षेत्र उसी से है। तो कोई बोले कि भीली भाषा मालवा की भी उपबोली है, निमाड़ की भी उपबोली है। अब इसके बाद में ये प्रमुख है, राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा इनके शब्दकोश की रचना की गई है। 19 सितंबर को इसको आईएमपी कर लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें क्या होता है पता भी नहीं चलता है। तो जो जॉर्ज गियर्सन जी हैं उसके द्वारा को राजस्थान की क्या बोला गया है, इसको दक्षिणी हिंदी बोला गया है या दक्षिणी राजस्थानी बोला गया है। जो निमाड़ी भाषा है जॉर्ज गियर्सन द्वारा इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है और 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे ब्रजभाषा, जो सॉरी जो ब्रजभाषा है वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। इसका ये विकास शोरसनी उपवंश से हुआ है। प्रमुख जो इसके साहित्यकार हुआ करते थे सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान आदि। इनकी जो उपबोलियाँ इनके बारे में भी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि तोड़धारी, लोधधारी और सिकरवाली। और एक बात ध्यान रखना, हमारे जो देश में सबसे ज़्यादा जो हिंदी साहित्य में जो संगीत है, हिंदी शास्त्रीय संगीत, उसमें सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी भाषा से हुआ है तो किससे हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग उसमें मुख्य रूप से किया गया है। और इनके जो ब्रज भाषा की जो संकलन करता है शब्दकोश के, वो कौन है, हमारे ब्रजशरण गौड़ जी हैं। और इसके कौन से थे, बुंदेली भाषा के, वो हमारे महेश कटारे जी थे। अब आते हैं इसी की जो बोलिए तमरधारी, चंबल आदि के क्षेत्रों में बोली जाती है और इन इलाकों में बोली जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, तमरधारी बोलते हैं। और इसमें जो मिक्सचर उसी भाषाओं का पाया जाएगा, ये ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई और बदावरी भाषा के काफ़ी नज़दीक इसको देखा जाता है। अब हम आके देखेंगे बदावरी। तो देखो बदावरी भैंस की प्रजाति भी होती है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, मुरैना क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आपसे इस क्षेत्र से भी रिलेट करके देख सकते हो कि बदावरी कहाँ बोली जा रही है, तो ग्वालियर संभाग वाले क्षेत्रों में बोली जा रही है। और इसकी नज़दीकता किसके साथ देखी जाएगी, इसकी नज़दीकता मुख्य रूप से राजस्थानी ब्रज और बुंदेली भाषा से देखी जाएगी। अब हम मध्य प्रदेश में भाषा के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी, हिंदी है। राजकीय कार्य इसी में होते हैं, इसी कारण से आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत के आधार पर से एक वर्ग काम रखा गया। इसके साथ ही वर्ग काम है बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों को रखा गया था। अब हम एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं, उनकी भी कुछ बोलियां हैं, उनके क्षेत्र भी देख लेंगे। बेगानी, बेगा बोलेंगे। बेगा निवास का करते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से वहाँ डंडोरी, मंडलावाला, गढ़चिरौली, अनूपपुर वाला क्षेत्र। भरना, बरियाटी या भरनौटी, भारिया द्वारा क्षेत्र कौन सा हो गया, पातालकोट, छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। कोलिहारी, कोल करेंगे सीधी से शहडोल वाले क्षेत्र में। प्रधानी, प्रधान बोलते हैं डिंडोरी मंडला वाले क्षेत्र में। उसके बाद में बरेली, पटलिया, भीली, बिलाला, कौन भील बोल रहे हैं, कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। अब उसके बाद गोंडी, गोंडी की मंडालाई, पारसी, डोरली, भितरी, कौन बोल रहे हैं, गोंड। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डंडोरी, होशंगाबाद क्षेत्रों में। उसके बाद कोरकू, निहाली, मोवासी, कोरकू कोरकू द्वारा बोली जाती है। निहाली या मेवासी पूछ लिया जाता है कई बार। और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा व खंडवा वाले क्षेत्रों में। हम जो पढ़ रहे थे जो उपबोलियाँ कुछ, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी उपबोली, जैसे ब्रजभाषा की तबरधारी और बदावरी। खटोली कौन की हो गई, हमारी बुंदेलखंडी की हो गई। कोहरा, बनाफरी, कोलिहारी, ये हमें बघेली में देखने को मिलती हैं। बेगानी, लोधवाड़ी और जो हमारा जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, उसमें ये हमें देखने को मिल जाती है। निहाली जो हमारी कोरकू भाषा थी उसकी निहाली आ जाती है। और बरेली जो बोली है हमारी, जो निमाड़ी और मध्य प्रदेश की जो मालवी भाषा है उसकी ये बोलियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश में जो गौड़ राजवंश था उसमें कुछ साहित्यों की रचना की गई है। कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं जो गौड़ राजवंश में जो साहित्य रचना है उसके बारे में। जैसे संग्राम शाह है तो इन्होंने रस रतन माला की रचना की थी। इसी के साथ में हम बात करता हूँ, आपको माफ़ करिए पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ऊपर से लड़ाकू विमान निकल रहे थे तो इसके कारण। चलिए तो हम बात करते हैं जो गौड़ वंश है हमारा, तो उसमें जो रचना हुई है साहित्य की उसकी वजह से संग्राम सार और रस रतन माला लिखी हुई है।
दामोदर ठाकुर द्वारा। कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। और कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, इनको लगा नहीं पाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करना। ठाकुरदास दिव्य महेश ठाकुर, तो महेश ठाकुर द्वारा आलोक दर्पण, तिथि तथ्य व चिंतामणि की रचना की गई है। पद्मनाथ भट्टाचार्य जी द्वारा दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। कई बार पूछ लिया था, जो पद्मनाथ भट्टाचार्य थे तो किसके समय पे थे, तो दुर्गावती के समय थे। भानुदत्त मिश्र रसमंजरी की रचना कर रहे हैं। उसके अंदर लक्ष्मी नारायण प्रसिद्ध, जो लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी हैं, वो गजेंद्र मोक्ष के द्वारा, इनके द्वारा जो रचना की गई है, कौन सी की गई है, गजेंद्र मोक्ष की गई है। रूपनाथ झा, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि जो गणेश नृपवर्णम जिसकी रचना की गई है, वो किसके द्वारा, रूपनाथ झा द्वारा की गई है। उसके बाद में वीर वाजपेयी, तो प्रेम दीपिका, सुदामा चरित्र, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। उसके बाद में हृदय शाह, हृदय कौतक व हृदय प्रकाश, ये भी कई बार पेपरों में सीधे से पूछ ली जाती है, तो किसके द्वारा रचना की जा रही है, हृदय शाह जी के द्वारा की जा रही है। अब है हमारी जो विशेष तथ्य है, जैसे उराव जनजाति द्वारा जो बोली जाने वाली बोली कौन सी है, करखू है। क्या कहा जाता है, उराव जनजाति द्वारा जो बोली जाती है उसको करखू कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जो बैतूल, छिंदवाड़ा, पाडूनावाला क्षेत्र में पवारी या भोजरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। गोंडी मध्य प्रदेश, मध्य भारत की प्रमुख जनजातीय भाषा है। बीली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगर पूछ लिया तो बीली किससे संबंधित है, आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। गोंडी बोली के लिए यह प्रयुक्त लिपि कौन सी होती है, देवनागरी में लिखी जाती है। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से जुड़ा हुआ मुंडी शाखा का, जो मुंडा शाखा होती है, क्योंकि ये जो कोरकू आते भी है ना, तो मुंडा शाखा से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी जो भाषा भी होगी उसी शाखा से जुड़ी हुई रहेगी। मध्य प्रदेश में जो गोंडी भाषा है उसको प्राथमिक शिक्षा में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो लोक साहित्य है एवं जो लोक साहित्यकार हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड के याग्निक जी के बारे में। तो इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है, वीर गाथा पर रचित जो साहित्य हैं उनकी रचना इनके द्वारा की गई है। इनका जो याग्निक कलिंजर के राजा परमाल या परिमल सिंह चंदेल थे ना, उनके दरबारी कवि थे। इनके कवि या इनके समकालीन जो कवि थे वो चंद्रवरदायी, तो पृथ्वीराज चौहान के उसमें दरबार में थे, उनके द्वारा पृथ्वीराज रासोर की गई। इनके द्वारा उस याग्निक के द्वारा भी कई रचनाएं की गई हैं। जैसे आलाखंड की रचना याग्निक के द्वारा की गई है, जिसमें जो महुआ के जो सेनापति थे आलाउदल, दो भाई थे, उनकी वीर गाथाओं के बारे में वर्णन मिलता है। वर्तमान में संजो जो बघेल है आला गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो संजो बघेल हैं वो आला गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मुख्यतः वर्षा काल में गाया जाता। कई लोगों ने अगर सुना हो कि आला उदल दो लड़ैया, इनकी बात कही न जाए, इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा इनके भाई थे। मछला हरण की बात की जाती है, जो आला की वो हुआ करती थी, उनसे संबंधित हुआ करती थी, और इसी प्रकार से इन सब के बारे में वर्णन मिलता है। तो आलाखंड, बुंदेली, बनाफरी व अवधी भाषा का मिश्रण है। इसमें सभी ये भाषाओं का मिश्रण मिल जाएगा। इसके साथ में इनकी प्रमुख रचनाएं परिमाल राशो व आलाखंड की रचना इनके द्वारा की गई है। इन्होंने इसमें क्या बताया गया है कि जो आलाखंड है उसमें 52 खंडों की बात की गई है, या फिर आलाखंड में 52 लड़ाइयों की बात की गई है, और इसमें एक मांडवगढ़ की लड़ाई का भी वर्णन मिलता है जो हमारे मांडू से संबंधित है। इसमें विश्व की सबसे लंबी कविता कौन सी है, आलाखंड को माना गया है, ये कविता के रूप में पढ़ी जाती है। अब हम देखते हैं कि सिंगा जी जो हमारे लोक कवि हैं उनके द्वारा साहित्य लिखा गया है। तो सिंगा जी का जो जन्म हुआ है वो खजूरी गांव बड़वानी में हुआ है। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश निमाड़ का जो क्षेत्र है उसके प्रमुख संत थे। इन्हें क्या बोला जाता है, निमाड़ के कबीर भी कहा जाता है। सिंगा जी को मेला उनकी कर्मस्थली का जन्मस्थली पर नहीं लगता, इनकी कर्मस्थली पिपलिया जो छावली खुर्द जिला है खंडवा उसमें लगता है। और ये संत कबीर के कम समकालीन थे। किसके समकालीन थे, ये संत कबीर के समकालीन थे। और संत कबीर किसके समकालीन थे, तो ये जो हमारे गुरु नानक देव थे उनके समकालीन। और गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, तो जो हमारा लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी था, तो उसके समकालीन हमें ये देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में इनके द्वारा कुछ कविता लिखी गई थी। तो जो उनके जो शिष्य हुआ करते थे खेमदास, खेमदास के द्वारा उनका क्या किया गया, साहित्य का संकलन किया गया, और उसे क्या कहा गया, परचरी कहा गया। तो परचरी संत सिंगा जी का ग्रंथ था, जिसका संकलित किसके द्वारा किया गया, खेमदास के द्वारा किया गया। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, खेमदास, दलुदास, धनीजी दास और रंकदास थे। इसी के साथ में इन्हें निमाड़ के पशुरक्षक देव के रूप में भी जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं बारामासी, पंद्रतिथि, नरद, शरद व सतवार, दो सुबोध आदि प्रमुख रचनाएं हैं। पशु देवता हैं ये निमाड़ के, और इनकी बारामासी, पंद्रतिथि, नरद, शरद और सतवार और दो सुबोधी इनकी प्रमुख
रचनाएं। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो घाघ थे, ये घाघ किसके का समकालीन थे, कई बार पूछ लिया था। कृषि का पंडित किसे कहा जाता है, घाघ को। घाघ किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। तो कन्नौज में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में वास्तविक नाम देवकली दुबे था और एक कृषि व मौसम का दुर्लभ ज्ञान रखते थे। अकबर ने इन्हें चौधरी की उपाधि दी और इन्हें कन्नौज के पास में कुछ भूमि भी प्रदान की। घाघ भादरी प्रमुख जिनकी रचनाएं हैं। अब उसके बाद में कई बार हमें कन्फ्यूजन मिल जाता है। इनका जन्म 1753 माना गया है, लेकिन अकबर के समकालीन मानते हुए ने 1553 की इनको उपमा दी, मतलब मान लिया गया है कि ये 1553 में, कोई कई साहित्य में इनको बोला जाता कि आपका अकबर के समकालीन थे। अब हम बात करें ईसुरी के बारे में, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। झांसी जिले के मेडकी गांव में इनका जन्म हुआ और इनका पूरा नाम हरताल यूसुरी था। यूसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। गीत गोविंद की रचना जो सेन वंश के समकालीन हमारे जयदेव कर रहे हैं, तो इन्हें ईसुरी को क्या है, बुंदेलखंड का जयदेव भी कहा जाता है। और ईसुरी की फाग सबसे ज़्यादा फेमस है, या फाग गायन का जनक किसे कहा जाता है, ईसुरी को माना जाता है। इनकी जैसे प्रेम का रहू, ईश्वरी सत्सई, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी की फाग है, प्रमुख है। इनकी रचना देखो, ईश्वरी की फाग है संकलन कृष्णनंद गुप्त द्वारा, और ईश्वरी प्रकाश संकलन गौरी शंकर द्विवेदी द्वारा, और ईश्वरी सतसई जो संकलन करता है। देखो ये क्या, उस समय की जो कवि थे बस बोल दिया करते थे, लेकिन उनकी भाषा को अगर कोई लिखने का कार्य कौन कर रहा था, तो ये लोग कर रहे थे। ईश्वरी फागे हैं तो कृष्णानंद व्यास गुप्त जी द्वारा कर रही है। ईश्वरी प्रकाश है तो शंकर द्विवेदी जी कर रहे हैं, और ईश्वरी सतसई है तो ये सत्यार्थी जी कर रहे हैं। और ईश्वरी के समकालीन दो अन्य कवि भी थे, जैसे गंगाधर एवं खयाल राम। ये तीनों बुंदेलखंड के क्या बोला जाता है, वृद्धतेई बोला जाता है। कौन से, गंगाधर और खयाल राम और प्लस ईश्वरी को मिलाकर क्या बोला जाता है, जो बुंदेलखंड है उसका वृद्धतेई कहा जाता है। अब उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी द्वारा ईश्वरी पुरस्कार 2022 में डॉक्टर सुवन चौरे की पुस्तक निर्माण के साहित्य लोक के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अब हम देख लेते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं कि उनकी रचना। सिंगा जी हो गए, इन सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बारामासी, पंद्रवती, नरद सरद, बाणवली, दो सुबोध साखी, ईश्वरी सतसई, ईश्वरी फाग, ईश्वरी प्रकाश, जागनिक, परमल रासोलाखंड, गाग बडरी रचना, माखनलाल चतुर्वेदी, तो हिमतरंगनी। ये मध्य प्रदेश की जो हम जीके पढ़ेंगे तो इनमें इनको डिटेल में पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। हिमतरंगनी, दीप के धूप, दुम्बलय, कृष्ण अर्जुन युद्ध, हिमकरंटनी, इनके लिए ना क्या पुरस्कार मिले गए हैं, हिमतरंगनी और हिमकरंटनी के लिए। मरण ज्वर, गजानन माधव मुक्तिबोधी, श्योपुर से जुड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, श्योपुर वाले क्षेत्र से, जैसे चांद का मुख टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, खाक धूल, इस तो प्रकार की रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये त्रिधारा पेपर में कई बार पूछा गया। त्रिधारा, विक्रम मोती, मुकुल बचपन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। उसके बाद हरिवंश राय जो परसराय जी ये मुख्यतः होशंगाबाद से आते हैं। भूत के पांव पीछे हंसते, तो पहले मध्य प्रदेश के जो प्रीलिम्स हुआ करता था उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता था, पूछा ही जाना है। अब थोड़े एक दो साल से नहीं देखने को मिल रहा है, बट पूछे जाते थे। शरद जोशी, ये हमारे शाजापुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ से शरद जोशी जी उज्जैन वाले क्षेत्र के आसपास से आते हैं। अन्नों का हाथी, एकता गदा, तलेश में बालकृष्ण नवीन जी शाजापुर से आते हैं। कुमकुम, रसिम, रेखा, उर्मिला, जो लड़कियों से जुड़े हुए जो भी नाम है वो माले बालकृष्ण नवीन जी से जुड़े हुए हैं। ये भी होशंगाबाद से आते हैं। बाल भवानी प्रसन्न मिश्र जी, गीत फरोश, चकते हैं दुख, अंधेरी कविताएं, मुल्ला राम जी, जे बनाफरी शैली के वो कहे जाते हैं गुलाबी उर्दू, तो लाठी, भैंस, अंगूरा प्रमुख इनकी रचनाएं। पद्माकर, गंगा लहरी, राम रसायन, कभी पच्चीसी, ये जो वो सिंधिया रियासत में तो राजा थे, उनके द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। ये सागर जिले से संबंधित थे। कौन, पद्माकर जी। अब आ जाते हैं हमारे केशव दास जी। रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, रामचंद्र का, रत्न वामनी, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। या तो इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं सीधी, या इनमें से ये पूछ लिया जाता है कौन सी इनकी रचना नहीं है, तो हमें इनकी प्रमुख रचना याद होना चाहिए। भगवती, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, भागवत, तो हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, भृतहरि, श्रृंगार शतक, नीति तर्क, बैराग्य शतक, 3 शतक मारे थे इनके द्वारा। पहले ये 3 शतक हो गए। ये जो उज्जैन के राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, उनके भाई हुआ करते थे। राजा भोज, सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, इनके द्वारा इनकी रचना की गई, जो परिमार वंश के राजा हुआ करते थे, राजा भोज। और इनके द्वारा ही जो भोजताल है उसका निर्माण किया गया था। एक साइक्लोपीडियन बांध भी हुआ करता था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, उसका निर्माण के द्वारा किया था, लेकिन आज के वर्तमान में इनके साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे कालिदास, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार वंशम, कुमार संभवम, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा की गई है। रघुवंशम, जो रचना की गई है इनके द्वारा की गई है। अब उसके बाद में आते हैं भूषण, तो भूषण द्वारा सुबह वामनी, छत्रसाल दशा और दूषण उल्लाला, ये
हमारे यहाँ पे जो छत्रसाल थे उनके यहाँ पे ये राजकवि के रूप में भूमिका निभाते थे, इसलिए छत्रसाल को मध्य प्रदेश का शिवाजी भी कहा जाता था। उसके बाद में माधव उरेबे उनके द्वारा वीर भानुदय की रचना की गई है। अब है प्रयागदत्त शुक्ल जी द्वारा होशंगाबाद हुंकार और मध्य प्रांत मरीचिका की रचना की। द्वारका प्रसाद जो मिश्र जी हैं इनके द्वारा द सर्च फॉर लंका और कृष्णायन की रचना की गई। इन्हें मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान प्राप्त है, राजनीति में इनका प्रमुख योगदान भी रहा है। श्री मित्र मिश्र जिनका द्वारा वीर मित्रोदय की रचना की गई। शिव मंगल सिंह सुमंदा के सुमन जी द्वारा मिट्टी की महिमा मिट्टी की बात बाहिलोल की रचना की गई है। मुल्ला दाऊद, ये एमपीपीएससी में सीधे से क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट में। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, तो चंदायन उनकी रचना है, ज्ञानदीप उनकी रचना है। उसके बाद में आता है घनश्याम सक्सेना जी, तो जंगल सत्याग्रह जंगल सत्य इनकी प्रमुख रचना है। और जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं उनके द्वारा झांसी की रानी नाम से उपन्यास की रचना की गई। अब हम देख लेते हैं नारायण पंडित जी, तो हितोपदेश पशु पक्षी की कहानियों पर आधारित संस्कृत ग्रंथ। और क्या है, बल्लाल सेन उनके द्वारा रचना की गई है भोजप्रबंध। दान सागर धनपाल, इनको याद रखिएगा, पेपर में सीधे से पूछ लिया जाता है। ये धनपाल के द्वारा रचना कौन सी की गई, तो भविष्य कथा और तलक मंजरी की रचना की गई। और विश्वनाथ आनंद बघेलखंड से संबंधित है ये। आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक की रचना के द्वारा की गई है। अब हम कुछ गोवा से संबंधित, मतलब गोवा प्लान नहीं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे पवारी बोली बोली जा रही है, हमने फैक्ट देख लिया था। तो जो बैतूल व बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ, बैतूल व छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ क्षेत्र था उसमें ये बोली जा रही है। सिंगा जी, तो इनका जन्म जो बड़वानी की खजूरी ग्राम में हुआ। परमाल रासो जागनिक के द्वारा लिखी जा रही है। खटोली वो जो भाषा है बुंदेलखंडी की बोली है, तो इसी क्षेत्र में बोली जाएगी। पश्चिमी भाषा में जो पश्चिमी बघेलखंड है, पश्चिमी बघेलखंड का जो कुछ भागों में बनाफरी व लोधी बोली और बालाघाट में लोधी बोली, छिंदवाड़ा में चांदा व भंडारी की कोष्टी बोली का प्रयोग किया था। देखो पश्चिमी जो बघेलखंड है वहाँ बनाफरी बोली, बालाघाट में लोधी बोली, और छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ चांदा व भंडारा से लगा हुआ वह कोष्टी बोली का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का जो जिरी गांव व नरसिंहपुर के मोद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। पहले हम जो मध्य प्रदेश की जो पुस्तक आती थी पहले पुणेकर की, तो उसमें परफेक्ट लिखा रहता था कि मध्य प्रदेश में संस्कृत में बोले जाने वाले जिलों के नाम, तो राजगढ़ और नरसिंहपुर कुछ गाँव हैं उसमें बोली जाती है, पूरे जिले में नहीं बोली जाती है। केन व नगेन नदियों के मध्य में गोरा बोली बोली जाती है। केन व नगेन नदी है वहाँ पे बोली जाती है। उसके बाद में पद्माकर ने अलीजा प्रकाश दौलत राव सिंधिया थे, मैंने बताया था कैसे आपको संरक्षण प्रदान था तो सिंधिया वंश का, तो अलीजा प्रकाश की रचना की है, तो दौलत राव सिंधिया, इनको दौलत राव सिंधिया को ही मोतीवाला के रूप से जाना जाता है। 1810 में इन्होंने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की थी। इसके बाद में बाईजाबाई जो सिंधिया थी इनकी पत्नी हुआ करती थी, उन्हीं के द्वारा ग्वालियर में जो मोती महल के पास में बाईजा तालाब बनाया गया था उसी को तैरता हुआ रंगमंच की उपमा भी दी गई है। और ग्वालियर में मोतियों का व्यापार प्रारंभ किया था, इसलिए इनको मोतीवाला की उपमा दी गई थी। जो मोती महल है उसमें सबसे पहले इसी की मंडी लगती थी मोतियों की। ईसवी का जो संकलन है, जो ईसवी प्रकार का संकलन हम पीछे पढ़ के द्विवेदी जी द्वारा किए गए फाग के लिए, जो ईशरू की फाग है बहुत फेमस है हमारे यहाँ पे। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो रीवा के नरेश थे विश्वनाथ जी, उनके द्वारा आनंद रघुनंदन नाम की जो प्रथम नाटक की रचना की गई है। अब उसके बाद में हम देखेंगे जो नरसिंहपुर व सागर से जुड़े हुए जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, उन्हें हिंदी का प्रथम कहानीकार भी कहा जाता है। जो राम कुमार वर्मा जी है उनको हिंदी का प्रथम कहानीकार कहा जाता है। राम कुमार वर्मा जी का जन्म सागर जिले में हुआ था, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा इनका जन्म नरसिंहपुर में बताया गया है। कबीर के शिष्य धर्मदास की कर्मस्थली कौन सी थी, बादकगढ़ थी। जो कबीर के शिष्य हुआ करते थे धर्मदास, उनकी जो कर्मस्थली हुआ करती थी कौन सी थी, बादमगढ़ थी। सिंगा जी के जन्म के जो शिष्य कौन कौन से थे, खेमदास, दलुदास, धनजी दास व रंकदास, फिर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। सुभद्रा कुमारी जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उन्हें सरस्वती व माधुरी थी। उसके बाद में जो कवि भूषण को सोलंकी जो राजा रुद्र सिंह ने भूषण की उपाधि दी थी, कोई पूछ लिया जाए तो कवि भूषण थे, उन्हें भूषण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, सॉरी, तो वो रुद्र सोलंकी राजा रुद्र की ने भूषण की उपाधि प्रदान की थी। केशव दास ने कवि प्रिया की रचना जो महाराजा बुंदेला वंश के राजा इंद्रजीत सिंह के पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। किसके लिए लिखी थी, कवि प्रिय जो महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका थी, उसकी जो राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। और कालिदास की रचना अभिविज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा
किया गया था। इसी के साथ में उन्होंने कई रचनाओं को भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो राजुल भंडारी, अशोक प्रजापति, मृदुल भटनागर, अन्ना साहेब फाड़के, नागेश यावलाकर मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन है? ये मूर्तिकार हैं। इसके बाद में ग्वालियर की रंगश्री लिटिल ब्ले ग्रुप का हृदय बैले ग्रुप नृत्य प्रसिद्ध है। ग्वालियर का है ये लिटिल बैले और भारत हृदय बैले। और खजुराहो की बैले ग्रुप मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। जो बैले ग्रुप है खजुराहो का, वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम देखते हैं राजा चक्रधर सिंह ने राग रतन और मंजूषा नामक पुस्तकें लिखी। और ये शंकर साहब व रानी दुर्गावती पुरस्कार 8वीं से 12वीं कक्षा के मेरिट में 3 स्थान जो प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनको अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको 51,000, 40,000 व 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। निर्माण लोक साहित्य 1953 में जो खरगोन में जो साहित्य परिषद है उसका स्थापना की गई खरगोन में 1953 में। वीर भानुदय की रचनाकार कौन है? माधव उर्रे। दोस्तों, ये हमारी जो एमपी की जो यूनिट 10 है परीक्षा नाम की, उसका रिवीजन चल रहा है। तो ये हमारा 9वां लेक्चर था। इसी के मैं अगली वीडियो में इसके एमसीक्यू लाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।